कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, yesterday I taught you Bohr's model, Bohr's theory for the amendment of Rutherford atomic model। आपको बच्चों कल की क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में दो कमियां थी। पहली कमी थी, since electrons are moving around the nucleus in circular path, Mr. Maxwell discovered it when electron moves, then it emits electromagnetic waves, means energy, and when electrons is emitting electromagnetic waves as energy during its orbital motion, then its energy level decreases, and after some time the radius of circular path for its revolution also decreases, and the electrons falls in the nucleus and stationary of any atom destroyed। कोई भी जो है एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यही बताया ना बेटा। बट इट्स नॉट सक्सीडेड या इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं होता। दूसरा था, अकॉर्डिंग टू मिस्टर रदरफोर्ड, स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी emitted by electrons during their orbital motion is always continuous, but in modern time it is found that energy emitted gives a linear spectrum, and hence Rutherford atomic model is what? Rutherford's atomic model is containing two special drawback, and for removing it Mr. Niels Bohr set up a model। ठीक है, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इस प्रकार दो ड्रॉबैक थे, दो कमियां थी, जिसे जो है नील्स बोर ने अपने तरीके से जो है दूर किया। 5 नंबर, पता नहीं क्यों 5 नंबर के एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करना, इसलिए हमने बाकायदा हेडिंग डाल करके आपको लिखा दिया। फर्स्ट पास्टुलेट, सेकंड पास्टुलेट एंड थर्ड पास्टुलेट। देयर आर 3 हाइपोथेसिस इन बोहर्स मॉडल, याद करके रखिए। फर्स्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ for which angular momentum of electron is h/2 pi times of the number of orbit। okay beta, J equal nh/2 pi। these orbits are also known as stationary orbits। दूसरा क्या बताया जानवी बेटा, during the motion of electron in stationary orbit no energy is emitted by them। समझ आया। तीसरा, when energy incident on any atom and it is absorbed by any one electron of that atom, and hence increases of energy create jumping of electron from lower to higher energy level, and electron stop for a moment and again come back by emitting its extra energy। okay beta, These are the 3 postulates of Mr. Bohr's model। देखो बेटा, हम लोग यहाँ जो है डेरिवेशन करेंगे, 4 डेरिवेशन कराऊंगा। हाउ मेनी? Bohr's radius means radius of stationary orbit। स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है? What is the velocity of electron moving in stationary orbit? स्टेशनरी ऑर्बिट में मूविंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है? तो डेरिवेशन। तीसरा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
in moving during the motion of electron in stationary orbit. स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन मोशन इन स्टेशनरी ऑर्बिट. स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी क्या होगी, और उनके द्वारा इमिट एनर्जी की वेवलेंथ क्या होगी. तो मिस्टर काबिल, आपने सुना होगा कि 4-5 डेरिवेशन का नाम ले लिया. पहला जानवी बेटा रेडियस बताना है, दूसरा क्या बताना बेटिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है, तीसरा क्या बताना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पांचवा फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और छठवा बेटा वेवलेंथ ऑफ दैट एमिटेड एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है उसकी वेवलेंथ, जिसको यहाँ पर हम वेव नंबर कहेंगे. ठीक है, 1/λ. ठीक बेटा, समझ आया? तो खूब माइंड लगा के समझना है. पहले बेटा बोहर्स रेडियाई दिख रहा है बेटा? तो देखो जरा, बोहर्स रेडियाई बताने के लिए भाई प्रज्ञान हमारे साथ है. हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे, लेकिन किसी भी एटम का हम निकाल सकते हैं. इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का स्पेशली निकालेंगे, लेकिन किसी का निकाल सकते हैं. लेट अस सपोज दैट देयर इज एन एटम. मान लेते हैं कोई एक, व्हिच एटॉमिक नंबर इज जेड. क्या बोले बेटा? लेट अस सपोज दैट देयर इज एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर जेड. ठीक, सिंस इट हैज जेड एटॉमिक नंबर, इट मींस it contains Z proton in its nucleus and Z electron around moving around nucleus in different cells. नहीं समझ में आया बेटा? अगर हम कोई एटम मान लिए जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ZE, क्योंकि एक प्रोटॉन पर प्लस E चार्ज, तो Z प्रोटॉन पर प्लस ZE. और बेटा हम जो है मान ले रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस से r डिस्टेंस बना करके nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहा है. ठीक, तो देखो जरा प्रज्ञान, लेट इट इज न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज. यार लिखते हैं मतलब सब में न्यूक्लियस है, यार मतलब न्यूक्लियस है, और इस पर चार्ज कितना है बेटा, प्लस ZE. क्यों प्लस ZE चार्ज है? क्योंकि अगर इसका एटॉमिक नंबर Z, इफ Z इज इट्स एटॉमिक नंबर, देन इट कंटेन Z प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस. जिस किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना प्रोटॉन होते हैं. तो इसमें Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, Z प्रोटॉनों का चार्ज प्लस ZE, फिर न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE. लेट अस सपोज दैट एनी वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड दिस न्यूक्लियस विद वेलोसिटी v. सपोज कर लेते हैं इन इट्स nth ऑर्बिट. किस ऑर्बिट में है बेटा? nth ऑर्बिट. लेट an atom of atomic number Z. N is its nucleus. हाँ, good. N is its nucleus. Charge on nucleus. Total charge on nucleus plus ZE. Okay, one electron is revolving in nth orbit. मान लेते हैं कि किस ऑर्बिट में है बेटा? nth ऑर्बिट में ये रिवॉल्यूशन कर रहा है. ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया बेटा? अब आप जान रहे हो बेटा
Since electron is moving around the nucleus in circular path, hence required centripetal force for its circular motion will be gained by electrostatic force between electron and nucleus. दोनों के बीच जो कूलम फोर्स है वही इसका सेंटीमीटर फोर्स होगा कि नहीं? देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से मैनेज होगा? विल बी मैनेज, हाँ, दोनों के बीच के कूलम फोर्स में। कूलम फोर्स इन बिटवीन किसके किसके बीच? एन एंड ई। ठीक, एन मीन्स ओके। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? वाह, इन दोनों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. Yes sir. Q1 here is here nucleus. Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज Ze, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या डाउट है? mb स्क्वायर अपॉन r इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r कट रहा है क्या? mb स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r। एनी डाउट? प्रज्ञान बेटा कहीं कोई दिक्कत? फ्रॉम बोहर्स प्रिंसिपल, बोहर क्या बोलता है? बोलो। सेकंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr, यही बोलता है, is equal to nh upon 3 pi. Okay? Okay? We have to calculate या we have to find out value of r. याद देखो बेटा, क्या नाम तुम्हारा? प्रज्ञान। क्वेश्चन 2 में mb स्क्वायर है, इक्वेशन 3 में mb है। ये भी स्क्वायर करके डिवाइड कर दे तो r ही बचेगा मेरे ख्याल से। मतलब हम क्या करना चाहते हैं? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3। नहीं समझे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर, मैथ लगा रहा हूं, मैथ। mb स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर। ओके? यस सर। ओके, इधर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई। कोई डाउट बेटा? स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं ना? समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा बेटा लोगों, तो b स्क्वायर कट गया, m से स्क्वायर कटेगा, यहाँ केवल एक बचेगा 1/, प्रज्ञान देख रहे हैं मैं लगा रहा हूँ, v स्क्वायर कैंसल्ड, v स्क्वायर, m कैंसल्ड, m स्क्वायर, सिंपली m, यहाँ r स्क्वायर भी बचा बेटा। एलएचएस में 1/r स्क्वायर मैथ है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, आरएचएस में देखो, डोंट एंग्री मी। Ze स्क्वायर ऊपर है, न्यूमरेटर में, अपॉन 4 पाई से 4 पाई नाम एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट। इधर ओके? r स्क्वायर कहां से आया? हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये वही मैं सोच रहा हूँ कैसे हो जाएगा।
जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इज इट ओके? पकड़ में आ जाती टीचर को। एन स्क्वायर एच स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैथ है, फुल लंबा है। 4 पाई स्क्वायर कट गया, 4 पाई बचा, ठीक है। और आगे देखो प्रज्ञान आर से ये स्क्वायर कट गया बेटा, 1/m जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणे पाई अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एनी डाउट? छोटी कक्षाओं का फार्मूला लगा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई एमआर जेड ई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए? आर इक्वल सब कुछ नहीं चाहिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन। थोड़ा पढ़ने में अच्छा लग रहा है, नीचे करो नहीं, ऐसे नहीं हमको बोलेगा पाई ई स्क्वायर एम जेड। ओके, पाई ई स्क्वायर एम जेड, समझ आया? और आगे देखो आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई ई स्क्वायर एम। ये इतना समझ आया बच्चों? इस फार्मूले से जानवी बेटा इट इज क्लियर दैट दिस टोटल वैल्यूज का कंप्लीटली कांस्टेंट h epsilon naught j pi e m each are constant. It means r equal k n square, and you can say r is directly proportional to n square. It means किसी भी एटम की रेडियस उसके ऑर्बिट नंबर पर डिपेंड करती है। ऑन इंक्रीजिंग ऑर्बिट नंबर्स रेडियस आल्सो इंक्रीजेज। मतलब पहली सेल अगर है तो उसकी रेडियस छोटी है, सेल दूसरी हो गई तो जैसे ही ऑर्बिट का नंबर बढ़ा रेडियस बढ़ गई, ठीक है। तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। जो जो ऑर्बिट नंबर बढ़ाते जाते हैं एटॉमिक जो है रेडियस बढ़ती जाती है। ये इतना समझ में आया बेटा? फार्मूला आ गया रेडियस का। कैन इट आउट फॉर हाइड्रोजन, लुक फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है बेटा। तो R इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम। ये बेटा जो है क्या चीज आ गई? बोहर्स रेडियस आ गई। बोर ने हाइड्रोजन के लिए ही रेडियस निकाला था, तो इट इज द फार्मूला फॉर बोहर्स रेडियस। क्या है बेटा? बोहर्स रेडियाई का फार्मूला है, ठीक बेटा। बोहर्स रेडियस का फार्मूला। एक चीज और फॉर या एक यहां पर थोड़ा सा देख लो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम इज इवैल्यूएटेड एट 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब मिस्टर प्रज्ञान हम बहुत ऊंची बात बता रहे हैं बेटा। लुक हियर, when you put the value of h and the value of epsilon naught and the value of pi, value of e, value of m, then finally you find this value. जब आप सबकी वैल्यूज प्लॉट करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब इतनी वैल्यू आ गई तो आप हाइड्रोजन एटम के किसी सेल की रेडियस निकाल सकते हो। कैसे? फॉर एन इक्वल 1, पहली सेल मीन्स पहली सेल के लिए रेडियस जानना चाहते हैं, इसी को हम जो है बोहर रेडियाई भी समझते हैं, R0 से लिखते हैं। तो यहाँ पर बेटा जहाँ एन है वहाँ क्या राइट कर दो 1, और इसके प्लेस पे क्या राइट कर दो? इट मीन्स बोहर्स रेडियाई की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। फॉर एन इक्वल टू राइट करोगे तो R0 बिकम 2 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम मीन्स 2.12 एंगस्ट्रॉम। ओके, फॉर एन इक्वल 3
तीसरी सेल की रेडियस R3 इक्वल 3 का स्क्वायर इंटू 0.53। एनी डाउट बेटा? नाउ यू कैन कैलकुलेट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। आप हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो। पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी आई है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम देन इट इज मूविंग इन अ रेडियस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। तब इसकी त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरे सेल में जब ये मूव करता है बेटा दूसरे ऑर्बिट में, तो दूसरे ऑर्बिट में इसकी रेडियस 2.12 एंगस्ट्रॉम होती है। और जब ये तीसरे ऑर्बिट में मूविंग करता है बेटा तो इसकी रेडियस क्या होती है? 4.77 एंगस्ट्रॉम। मींस इट इज अ स्पेशल फार्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो। बोहर ऑर्बिट की रेडियस कितना आई है बेटा? बोहर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और ये जितनी भी रेडियस आ रही है सब स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस है। ठीक है, क्योंकि हमने सबके लिए NH/2π का यूज किया है। ओके बेटा, इसलिए हेडिंग में बोले थे कि स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस। अब देखो बच्चों, ये किस चीज का फार्मूला है? ऑल ऑफ यू लिसन एंड टेल मी, ये किस चीज फार्मूला है? इट इज द फार्मूला ऑफ रेडियस फॉर एनी एटम। ये दुनिया के किसी भी एटम की रेडियस निकालने का फार्मूला है। और ये क्या है? ये भी रेडियस का फार्मूला, लेकिन ये ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकालने का फार्मूला है। ठीक है ना बेटा? यहाँ जेड की वैल्यू रख दिए। अब जेड की वैल्यू जो है अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होती है। अब अगर हम जेड की वैल्यू 11 लिख दें 11, तो इसका मतलब वो सोडियम एटम की रेडियस हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? तो इट इज द यूनिवर्सल फार्मूला फॉर रेडियस। ये दुनिया के किसी भी एटम की रेडियस का फार्मूला निकालने का है, बट इट इज द फार्मूला फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम। और ये जो फार्मूला आया है ये क्या है? इट इज द फार्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम बट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट का। समझ आ रहा है? अब ये जो फार्मूला है किसका है? कोई भी आर का। अब इस आर की वैल्यू अगर बेटा हम जो है इक्वेशन सेकंड में रख दे या थर्ड में रख दे तो हमारे पास v की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो अब ये जो है डेरिवेशन आप नोट भी करोगे, दिमाग में फीड कर लोगे कि अगर रेडियस निकालने रहेगा तो इतना लगाओगे, वेलोसिटी अगर निकालना रहेगा तो इतने करने के बाद आगे करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले को हम जो है ये वाला यूज करके इसमें रखेंगे तो किसका वैल्यू आएगा? वेलोसिटी का। और फिर बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी आर और वी का यूज करना पड़ेगा। तो डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है। डियर स्टूडेंट्स, yesterday I taught you calculating Bohr's radius or stationary radius. Listen, firstly we suppose a nucleus of any atom denoted by N, which atomic number is Z. If Z is atomic number, then it is clear it has Z proton in its nucleus, and hence total charge on nucleus will be plus Ze. Okay, total charge on nucleus will be plus Ze. Let one electron of mass m and charge e is moving around this nucleus with velocity v, and its orbit is of radius r. For the revolution motion of electron, it has required of centripetal force, and which is adjusted from electrostatic force between electron and nucleus. कल हमने समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूविंग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूविंग कर रहा है तो उसके सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीमेटल फोर्स mv²/r की रिक्वायर्ड होगी। और सेंटीमेटल फोर्स जो है दोनों के बीच के
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से गेन होगा, which is obtained by the Coulomb's law, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 ZE into E upon R square. Okay, it means mv square equal 1/4 pi epsilon naught ZE square upon R. It is equation 1. Similarly, I told you, according to Bohr's first postulate, for any stationary orbit, angular momentum of electron EMBr is always equal to nh upon 2 pi. It means EMBr equal nh upon 2 pi. It is the second equation. और कल की क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक बेटो, कल की क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा कि अगर जो है यहाँ mv स्क्वायर है, यहाँ mv है, हम इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। यस सर। इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2, ऐसे किए थे ना बेटा, तो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, 1/4 pi epsilon naught ZE स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। जानिए बेटा, इसको हमने सॉल्व किया था, ये कैंसिल हो गया था, 1/m इंटू r स्क्वायर, यहाँ आ गया था ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया था, एप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू पाई अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। याद है, स्क्वायर से r कैंसिल हो गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो r इंटू m पाई ZE स्क्वायर इक्वल n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ऑल ऑफ यू क्लियर? कल का डेरिवेशन याद आ रहा है ना आपसे बेटा? we have to find out the value of r which is evaluated as n square h square epsilon naught z pi e square m. It is the formula for calculating radius of any orbit of any atom. ये एक ऐसा फार्मूला था बेटा जो किसी भी ऑर्बिट, किसी भी एटम की ऑर्बिट की रेडियस जानने का फार्मूला था। फॉर हाइड्रोजन एटम याद करिए जो है जानवी बेटा, जेड इक्वल क्या कर दिए थे, तो हाइड्रोजन एटम की रेडियस किसी भी ऑर्बिट के लिए n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट z पाई e स्क्वायर m, यही आई थी बेटा। इट रिप्रेजेंटेड r proportional l square. Radius of any orbit is always is directly proportional to the square of its orbit number. इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट्स जो है बढ़ती जाती हैं, रेडियस जो है एटम की बढ़ती जाती है। मीन्स अगर हम जो है पीरियोडिक टेबल में आगे की ओर बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, n बढ़ता है और जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। ये आपने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक टेबल की कंडीशन में। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर रेडियाई बढ़ती है, याद आया? वही चीज है, ठीक है ना बेटा? और व्हेन वी सॉल्व दिस वैल्यू ऑफ दिस होल कांस्टेंट 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड फॉर बोहर रेडियस मीन्स पहली सेल की रेडियस r0n की जगह 8 का स्क्वायर इंटू 0.53, तो जानवी बेटा कितना आ गया था? 0.53 एंगस्ट्रॉम। दूसरी सेल की ऑर्बिट क्या आ गई थी बेटा? 2.12 एंगस्ट्रॉम आ गया था क्या ऐसे? अच्छा, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का हम निकाल सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द रेडियस ऑफ एनी एटम एज वेल एज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फॉर ईच ऑर्बिट, ठीक है ना बेटा? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल एक्सप्लेन की थी। इन सारी चीजों में आप सभी से हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
कि अब आगे के डेरिवेशंस में इन सब की रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारी चीजें आप जानते रहेंगे, जैसे क्या क्या कि आप जानते रहेंगे एम वी स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इट इज इक्वेशन 1। जानते रहेंगे, याद रहेंगे बेटा, कल का हल्का से रिपीट मार दिया। और इसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो है वो अभी जानते रहेंगे। क्या है दूसरा इक्वेशन? एम वी आर इक्वल NH अपॉन 2 पाई। प्रज्ञान बेटा एनी डाउट? और बेटा रेडियस जो आई है बेटा, क्या आई है रेडियस है? R इक्वल n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई ई स्क्वायर एम। याद रहेगा बेटा? These are the 3 formulas which are used for extra conclusions। अब आगे जो चीजें ऑब्टेन करनी है उनके लिए ये सब रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना बेटा? तो जानिए बेटा किसका डेरिवेशन हो गया और किसका डेरिवेशन करना है? वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, फाइनल एनर्जी का। और प्रज्ञान बेटा इतना समझ में आया? चलो, if we put the value of r from equation 3rd in equation 2, then we have value of v। okay, समझ आया बेटा? putting the value of r from equation 3rd in equation 2। देखो बेटा इक्वेशन 3rd से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। किसकी वैल्यू बेटा? आर की। हाँ गंदे बेटा, एम वी इंटू आर। आर की जगह n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई ई स्क्वायर एम। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। ओके बेटा, इधर क्या है बेटा? जान बेटा सो रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, तब गुड, ऐसे बोलना चाहिए। NH अपॉन 2 पाई। ओके, सॉल्व इट। लुक हियर। हाँ, फुल बदतमीजी के साथ सभी देखें। एम से एम कैंसल, V इंटू NH स्क्वायर टर्म गायब, NH एप्सिलॉन नॉट। ओके, नीचे देखो एम से एम कैंसल हो गया, पाई पाई कैंसल हो गया, जेड ई स्क्वायर ओनली, यहाँ 1/2। जल्दबाजी में गलत होता है बेटा। v इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट बेटा? ओके, क्लियर? Now it can be written as v equal 1/n जेड ई स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट, and it is denoted as v is inversely proportional to the h। You can say velocity of electron decreases on increasing number of orbit। जो इलेक्ट्रॉन आगे की कक्षाओं में जाता रहता है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है बेटा? इसकी कम होती जाती है। समझ आया बेटा? एंड डाउन बेटा? ये इक्वेशन 4। ओके, डन? बोलो डन? और फॉर हाइड्रोजन एटम ए जेड इक्वल 1 फुल डबल v इक्वल 1/n इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, we can put the value of E which is 1.6 into 10 की power minus 19 and also the value of 2H 6.6 into
10⁻34। ऐसे बेटा एक किसकी वेलोसिटी का फार्मूला है हाइड्रोजन एटम के लिए। जानिए बेटा ऐसे अगर हम चाहें तो 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 कोई डाउट बेटा? यहाँ 2 × 6.6 × 10⁻34 into 8.85 into 10⁻12. Any doubt? Any doubt? No? No, sir. When you solve it, it is evaluated as 2.19 into 10⁻6. Hence, velocity for Bohr atom या velocity in first cell will be 1/1 into 2.19 into 10⁻6. जान बेटा क्या हो जाएगा? 2.19 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है when it is moving in first orbit, and for second orbit n equal to, यहाँ पर n की जगह 2 राइट कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा? ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना बेटा? ऐसे ही v3 राइट कर देंगे। क्या डाउट है? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फॉर एनी ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड, निकाली जा सकती है बेटा। अब अपने पास बेटा वेलोसिटी आ गई और क्या आ गया बेटा? रेडियस आ गया। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेव नंबर, ये निकालना है। इसको नोट करो तो मैं बहुत सारी चीजें अभी एटवर्स मिटाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, thus being obtained 1, 2, 3, 4 equations. Look here. Equation 1 is the value of mv square. Equation 2 is the value of mvr. Third and fourth are the value of r and v. Now we have to calculate the value of kinetic energy and the value of potential energy as well as the value of final energy. So look here. सारी एनर्जीज हम निकाल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग हमें जो है सपोर्ट करिएगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालने जा रहे हैं जानवी बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन मोशन अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर जब ये जो है मोशन करे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी। लुक हियर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रियली होता क्या है? हाफ mv²। ओके, यू हैव द वैल्यू ऑफ mv²। अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला खट से आ जाएगा जानवी बेटा, 1/8πε0 Ze²/r इक्वल 5। एनी डाउट बेटा? किसका फार्मूला आ गया? काइनेटिक एनर्जी का आ गया इन द टर्म्स ऑफ आर। ठीक, आ गया ना बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, प्रज्ञान मत देखो, डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेसन फर्स्ट में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में कि इफ देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल्स देन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज total work done for taking the charge from infinity to near itself is known as potential energy. आपको याद नहीं होगा, अनंत में स्थित कोई दो चार्जों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए, इसके लिए जितना वर्क डन करना होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बदतमीजी के साथ देखो इधर, 1/4πε0 Q1 Q2 by R ऐसे होता है, माइनस लगा। याद आया बेटा? नहीं याद आया? इट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी 2 चार्ज पार्टिकल। यही तो है। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल कौन कौन है? वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज न्यूक्लियस।
तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कैसे आ जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल इसी फार्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। Q1 का मतलब Ze चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और Q2 का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, तो हो जाएगा Ze² अपान R, यहाँ माइनस लग जाएगा। इक्वेशन 6 जानो बेटा, कोई दिक्कत? इट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज द टोटल एनर्जी बेटा। टोटल एनर्जी E is the sum of kinetic energy plus potential energy। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दे तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी देखो जरा क्या है, 1 मिनट। 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपान R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपान R। ओके, solve it. When you solve it, E इक्वल, इसमें से इसको घटाओ। देखो ये टोटल टर्म कॉमन है, क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपान R। यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ -1, 1/2 से 1 माइनस करोगे फिर -1/2, तो आ जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपान R। इक्वेशन 7। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। इतना आएगा माइनस करने पर? पक्का। तो ऑल ऑफ यू लिसन एंड लुक, द वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी इज दिस, वैल्यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज दिस। दीज एनर्जीज आर इन द टर्म्स ऑफ R। ठीक है, when we put the value of R then the expression changes। R की वैल्यू रख दें, रखे बेटा R की वैल्यू, R की वैल्यू रखे। चलिए, एक में रख रहे हैं, बाकी सबका इसी तरह से निकाल लेंगे। एक में रख रहे हैं, जो ये काइनेटिक एनर्जी है टोटल है, बस माइनस आ गया है, तो जो इसका आएगा उसके आगे माइनस लगा देंगे, और जो इसका आएगा उसका डबल कर देंगे, ये आ जाएगा। यही तो है, इसका डबल करो तो ये आ जाएगा, 2 से गुणा करो तुरंत ये आ जाएगा। चलो देखो, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, सावधानी पूर्वक, Ze² अपान डबल अपान M² एप्सिलॉन नॉट Z पाई E²। बेटा सावधानी पूर्वक एक का सॉल्व करें, इसी लहजे में आसिफ डान शेष का आ जाएगा, और किसी का सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हाँ बेटा डान देखो, लुक हियर, ये नीचे कहाँ ऊपर चला जाएगा? ओके, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² Z पाई E² M अपान N² H² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जाने बेटा, आगे बढ़े। प्रज्ञान तुम नहीं देख रहे हो? Z और Z बेटा Z², प्रज्ञान देखना, E², पाई से पाई कैंसल हो गया, हाँ? कोई डाउट? नीचे देखो, 8 N² H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, सिस्टमैटिक लिख दे, काइनेटिक एनर्जी इवैल्यूएटेड एज Z² M⁴ अपान 8 H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 1/n²। क्योंकि हम यार हमेशा बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा? इट इज द फाइनल एनर्जी फॉर एनी टाइप ऑफ एटम। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसका फार्मूला है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का, किसी भी जो है सब्सटेंस की। और फॉर हाइड्रोजन
काइनेटिक एनर्जी इवेल्युएटेड एज 1/n स्क्वायर m e की पावर 4 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये किसके लिए बेटा? z इक्वल 1 हो गया, ठीक है। और when you put the value of n as 1, then you have the kinetic energy of electron in one orbit, first orbit। n की वैल्यू 1 2 3 4 राइट करते जाओ तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए रेडियाई नहीं मालूम हो जाएगी। अब यहां पर देखो जरा, इसको डायरेक्टली टोटल एनर्जी लुक जानू बेटा, देखो ये क्या था 1 अपान रह जाओ 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपान आर, ये भी तो वही है, दोनों सेम चीज है कि नहीं? फर्क क्या है? तो ये जो आएगा वही वो भी आएगा कि नहीं? बस माइनस में आ जाएगा। तो E इक्वल -1 अपान n स्क्वायर m e की पावर 4 अपान 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एनी डाउट बेटा? ठीक है। इट इज द फाइनल एनर्जी इक्वेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनी ऑर्बिट। जेड लगा दे, जेड क्यों लगा दे रहेगा? फॉर एनी एटम के लिए है, ये Z1 कर देंगे तो हाइड्रोजन एटम का आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसको देखो, पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली ये 4 पाई यहाँ 8 पाई माने इसका डबल क्या आएगा बताओ बेटा? मतलब ये जो भी आया है 2/n स्क्वायर, तो 2 से का कट कर देंगे ना, काट का 1/n स्क्वायर। हाँ चाहे 2/n स्क्वायर लिख दे, मन लागत है तो देखो बेटा, ऑल ऑफ यू लिसन एंड लुक। इट इज द काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये भी काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, फाइनल एनर्जी सबका फार्मूला है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दो फार्मूले आ गए एनर्जी के कि नहीं? दो फार्मूले। जेड इज द एटॉमिक नंबर बेटा। अभी मैं कुछ सोच रहा हूं। देखो बेटा, थोड़ा सा सेटिंग है, अभी इनके दो फार्मूले और आएंगे, ध्यान से सुनिए। ये वाली लाइन हम मिटा दे रहे हैं, हमको ये लाइन डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब करने मतलब एक जगह कम पड़ जाएगी, हमको जो लिखना है आप इस लाइन को स्वतः लिख लीजिएगा। कैसे? जेड हटा देना है हाइड्रोजन के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा देखो जरा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञान। अगर तुम अच्छे बच्चे बन जाओ तो मैं तुमको बताता खिलाऊंगा। लुक हियर, ऊपर नीचे ध्यान से सुनना, सेटिंग कर रहा हूं मैथ। ऊपर नीचे c × x से मल्टीप्लाई करें, किससे बेटा? मल्टीप्लाई करें 1/n स्क्वायर जेड स्क्वायर m e की पावर 4 8c(h) क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू c इंटू h। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए? c और समझ आया बेटा? मल्टीप्लाइड बाई c इंटू h। c से मल्टीप्लाई किया, नीचे c आ गया, h से h क्यूब हो गया, बाकी सब लिखा रह गया। और जब c इंटू h से मल्टीप्लाई किया जाती बेटा, तो ध्यान से देखो, जेड स्क्वायर इट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। वेयर, इसीलिए हम जो है यहाँ ch से लाए। क्या बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट r इज m e की पावर 4 अपान 8c(h) क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये बेटा रिडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पूरे को कांस्टेंट पाया था, जिसे क्या कहा गया? रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू उन्होंने सबकी वैल्यू रख दिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट वेलोसिटी और कांस्टेंट मास और एप्सिलॉन नॉट। तो 1.097 × 10⁷ इसकी वैल्यू आई थी। तो भाई जब ये रिडबर्ग कांस्टेंट जहां इतना रहेगा वहां हम क्या लिख देंगे बेटा? RCS। क्या लिख देंगे बेटा? तो ये पूरा आर लिख देंगे, सॉरी
तो इस पूरे को हम क्या लिखते बेटा? आर, और यहां बगल में क्या है? CH। तो ये किसका फार्मूला आ गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक और तैयार हो गया। क्या आ गया बेटा? RCH अपॉन Z स्क्वायर ऊपर Z स्क्वायर। ये इक्वेशन 11। कोई डाउट? अब वहां भी यही चीज, क्योंकि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वही हमारी फाइनल एनर्जी बस माइनस है, और तो कुछ है नहीं। इसको साफ करके उसको डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस Z स्क्वायर RCH बटे L स्क्वायर, यही आ जाएगा ना? कोई दिक्कत बेटा? यही तो आया है, Z स्क्वायर RCH बटे L स्क्वायर। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है उसकी ट्वाइस, माने -2 Z स्क्वायर RCH अपॉन L स्क्वायर। कोई डाउट? और एक बात जान लीजिए, क्या? RCH, R की वैल्यू बेटा 1.097 इंटू 10 पावर 7, C वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, H की वैल्यू 6.6 into 10 power minus 34. When you solve it, it is equal to 13.6 electron volt. कितना जाता है बेटा? 13.6 electron. Now देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन will become Z square into 13.6 electron volt upon L square. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? यहां फाइनल एनर्जी माइनस Z स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन L स्क्वायर, और यहां कोई डाउट बेटा? एक बात और, फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन एटम। फॉर जेड गायब हो जाएगा कि नहीं? देखो बेटा जानवी, ये इक्वेशन आपको केमिस्ट्री में मिलता है, जेड गायब कर दो, 13.6 अपॉन L स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आप ये इक्वेशन पाते नहीं हो केमिस्ट्री में? आपसे केमिस्ट्री में बोला जाता है कि हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट की जो है एनर्जी, तो आप इसे निकालते हो। काइनेटिक एनर्जी पूछे थे, आपको ये वाला याद होगा। इसको जब किसी भी nth सेल की जो है एनर्जी जानना रहता है, तो -13.6 अपॉन L स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा जो है आ जाता है टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के लिए। इसी फार्मूले से तो आप इलेक्ट्रॉन की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह में निकालते हो। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी जान सकते हैं। L की जगह 1 राइट कर दो, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी। फाइनल एनर्जी L की जगह 2 राइट कर दो बेटा, तो सेकंड ऑर्बिट की। तो ये फार्मूला केमिस्ट्री पढ़े हो गया, लेकिन आया कैसे आज तक नहीं जानते रहोगे। आया ऐसे, दिख रहा है ना बेटा? ये क्या हो जाएगा? U इक्वल U फॉर एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए बेटा? -2 इंटू 13.6 अपॉन L स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन 18। तो लुक द फिगर। तो इस तरह से जो है प्रज्ञान बेटा फिर से बता दे। लुक हियर, जानवी बेटा थोड़ा सा कठिन था, इसलिए हम 3 स्टेप में बताए। सबसे पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला mv स्क्वायर होता है। mv स्क्वायर वैल्यू यहां पता थी, इसी के साथ हाफ लगा दिए थे, जो 4 का 8 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला 1/8 पाई एप्सिलॉन Z स्क्वायर अपॉन R। अगर कंसंट्रेट होकर के समझोगे नहीं तो आएगा नहीं, और हमारा ध्यान इधर उधर होगा तो हम गलत बता देंगे। ये सब चीजें हम लिख रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा है। अभी आपको कह देंगे लिखने को तो आधी लाइन के बाद दूसरी लाइन भूल जाओगे। बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो अपना डिस्टर्ब, हमको डिस्टर्ब कर रहे हो।
ये आ गया, इतना तुरंत आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम तुरंत इसी की मदद से पोटेंशियल एनर्जी और इसी की मदद से टोटल एनर्जी निकाल दिए। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, तो Jd² माइनस में। अब देखो बेटा टोटल एनर्जी तो काइनेटिक और पोटेंशियल जुड़ गया। ये हमको बेटा एक का सॉल्व करना है, शेष दोनों का डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि यही चीज दोनों में है। जैसे जो ये है वही फाइनल एनर्जी है, बस माइनस लगा हुआ है। इसका जो मान आएगा उसके आगे माइनस लगाते जाओ, फाइनल एनर्जी बन जाएगी। तो देखो R की वैल्यू रखे, जब R की वैल्यू रखे काटे पीटे तो ये पूरा जो है इतना बन गया, सब कुछ कट पीट करके। अगर इसके आगे माइनस लगा दें ये, तो हमारा जो है टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसका ट्वाइस कर दे देखो, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये फार्मूला हमारा आ गया, इक्वेशन 8, 9, 10 समझ में आ गए। उसके बाद हमने इसमें किया क्या, CS से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। CS से मल्टीप्लाई किया तो m⁴ 8CH3 इट इज द थीसिस ऑफ रिडबर्ग एंड नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इस पूरे को हटाकर R राइट कर दिए, CH लिखा रहने दिए, Z² लिखा रहने दिए। तो ये जो है R के टर्म में काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/n² Z²RCH, या इसको पढ़ सकते हो Z²RCH/n²। अगर हाइड्रोजन एटम रहेगा तो Z गैप रहेगा, तब RCH/n² है। और RCH की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो RCH हटा के हम ये भी लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3 फार्मूले बन सकते हैं। उसके बाद बेटा हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर जो है टोटल एनर्जी है तो ये जितना भी आया है इसी के आगे माइनस लगा दो, बस इसके आगे माइनस लगा दो, इसके आगे लगा दो, इसके आगे लगा दो, वही वैल्यू जा जाएगी। इनका ट्वाइस कर दो, पोटेंशियल आ जाएगी। ये फार्मूला आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, यही आप देखते होगे केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा पाते होगे कि किसी भी सेल में हाइड्रोजन एटम के किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये फार्मूला याद रहे, क्योंकि अभी हमको इलेक्ट्रॉन वेव निकालना है, वेव नंबर आपको बताए हैं। कोई nth सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी इतना है। अगर एक सेल से दूसरी सेल में जाता है तो जितना एक्सचेंज एनर्जी होती है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो वो सब हम कैलकुलेट करेंगे तो वेव आएगा। ये इतना आपको समझ में आ गया।